पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ। 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलेगा। कंट्री पार्टनर तंजानिया और पार्टनर स्टेट उड़ीसा की भागीदारी। ब्रह्मा सरोवर के पावन तट पर दिखेगा देश की सांस्कृतिक विरासत का संगम। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे शिल्प और सरस मेले का शुभारंभ। हरियाणा में स्कूल बसों की हालत खराब। बच्चों की जान के साथ किया जा रहा खिलवाड़। स्कूल बच्चे बसों में अपने रिस्क पर करते हैं सफर। नगर में अधिकारियों की नजर में चल रही रैन बसेरे और सच्चाई कुछ और ही। रैन बसेरों पर जड़े मिले मोटे मोटे ताले। पीटीसी न्यूज ने किया रियलिटी चेक। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। बहादुरगढ़ में 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना किया वसूल। प्रदूषण फैलाने वाली 40 फैक्ट्रियां फिर से। और अब खबरें विस्तार से। आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर गीत रन को कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने हरी झंडी दिखाई। शाम को 4 बजे हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय क्राफ्ट मेला और सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। तो 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इस कृष्ण की धरा पर आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो रहा है। कि इस कृष्ण की धरा पर, कर्म की धरा पर स्वयं भगवान ने आकर हम सबको एक ऐसा संदेश दिया और उस संदेश को पूरी मानव जाति तक पहुंचाएं, पूरे विश्व तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और पिछले लगभग 20 साल से, 94 से तो मैं भी गवाह हूं इस बात का कि 30 साल से इस प्रयास में यहाँ की कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड लगा हुआ है। उससे पहले हमारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इसका आयोजन करती थी, परंतु 2014 में जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के रूप में गीता जयंती महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाने की घोषणा माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने की। और केवल घोषणा नहीं की, उसके ऊपर काम किया। और आज स्थिति ये है कि लगभग 50 से ज़्यादा देश हमारे इस बहुत ही भव्य महोत्सव और आयोजन के अंदर पार्टिसिपेंट करते हैं। और हमारे सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे पार्टनर स्टेट के रूप में उड़ीसा और पार्टनर देश के रूप में तंजानिया पार्टिसिपेट करेगा। ब्रह्मा सरोवर के पावन तट पर अब देश की सांस्कृतिक विरासत का संगम देखने को मिलेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिल्प और सरस मेले का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एनजेडसीसी की तरफ से 200 सरस मेले के 19 राज्यों के 100 और हरियाणा के 22 जिलों के शिल्पी स्टॉल लगाएंगे। राज्यपाल मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अब की बार कंट्री पार्टनर तंजानिया और पार्टनर स्टेट उड़ीसा की भागीदारी भी रहेगी। तो पार्टनर राज्य उड़ीसा का पेवेलियन आकर्षण का केंद्र रहेगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज सेतिया ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। गीता महोत्सव का पूरा थीम जो है गीता के ऊपर है और इसके पीछे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा है। पहले यहाँ पे गीता जयंती के 1 मिनट एक समय पे गीता पाठ किया जाता था, उसमें स्कूली बच्चे लाए जाते हैं, परंतु इस बार स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रयासों से इसने एक बड़ा स्वरूप धारण कर लिया है। तो कुरुक्षेत्र में नहीं, पूरे विश्व में एक समय 1 मिनट जो गीता पाठ, वैश्विक गीता पाठ किया जाएगा गीता जयंती के दिन। इस प्रकार से 18 दिन तक हमें गीता के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग अध्यायों के नाम पर यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। सम्मेलन भी खास रहने वाला है। हाँ, संत सम्मेलन गीता जयंती पिछले कई वर्षों से हो रहा है। इस बार भी 9 दिसंबर को संत सम्मेलन हो रहा है। उस संत सम्मेलन में कई राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संत महात्मा अपने प्रवचन देते हैं। धार्मिक संस्थाएं अपने स्तर पर भागवत कथा करवाती है। पूरा माहौल 18 दिन तक भक्ति में, कृष्ण में देखने को यहाँ मिलता है। दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास माननीय राज्यपाल हरियाणा के द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो साथ मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सारा कार्यक्रम हो रहा है, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। कल लगभग 3 बजे माननीय राज्यपाल यहाँ पर पहुँच जाएंगे
और सबसे पहले वो अपना जो NZCC और सर्स के क्राफ्ट मेले का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर वो सारे जो आगे के कार्यक्रम है उसके बाद वो चलते रहेंगे। इस बार लगभग हमारे पास 24 तो हमारे जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा NZCC के स्टॉल्स आए हैं और कुछ अपने हरियाणा के विभिन्न जिलों से स्टॉल्स भी लगभग आए हैं, तो लगभग 500 के आसपास हमारे ये इस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल लगेंगे। कंट्री पार्टनर कौन सा है कंट्री? इस बार जो पार्टनर स्टेट है वो उड़ीसा है। उड़ीसा को हम इनवाइट कराए हैं, तो वहाँ से हमें बहुत पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरह से इसमें भाग लेंगे। और जो पार्टनर कंट्री है वो तंजानिया है। तंजानिया ने भी अपने पेविलियन का स्टाइल हमें भेज दिया है, वो भी यहाँ पर अपना पेविलियन लगाएंगे। हरियाणा में स्कूल बसों की हालत अगर आप देख लें तो शायद ही अपने बच्चों को इन स्कूल बसों में सफर ना करने दें। दरअसल ये बसें किसी यमराज से कम नहीं हैं। स्कूल के बच्चे इन बसों में अपने रिस्क पर सफर करते हैं और जब हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की टीम में यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में निरीक्षण किया तो एक ही प्राइवेट स्कूल की लगभग 13 बसों को इंपाउंड कर दिया गया, जबकि 5 बसों के चालान कर दिए गए। ऐसे में हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा का ये पहला ऐसा स्कूल है जहां बच्चे इन बसों में बैठकर सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। हरियाणा में स्कूल बसें हादसे के बाद अब हरियाणा बाल संरक्षण आयोग हरियाणा में स्कूल बसों के हादसे के बाद अब हरियाणा बाल संरक्षण आयोग ने भी इस पर सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आयोग की टीम हरियाणा की अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर इन बसों के हालात जान रही है। 13 बसें इंपाउंड गणपति स्कूल की हुई हैं और इस स्कूल में बहुत ही खामियां मिली हैं बसों को, इसलिए इंपाउंड करना पड़ा है। टोटल 28 चालान हो चुके हैं। टोटल अमाउंट 4,87,000 के लगभग हो चुके हैं। तभी इन्हीं बसों को हमने इंपाउंड किया है और इसमें सारे विभाग एक साथ थे, जिसमें अग्निशमन वाले भी हैं, DO सर भी हैं। खामियां क्या क्या पाई गई? अलग अलग बसों में अलग अलग खामियां थे। किसी में फिटनेस की कमी थी, किसी में फर्स्ट एड की कमी थी, होलोग्राम स्टिकर नहीं था, CCTV नहीं थे, टैक्स है, इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है जी। जो बसें बिल्कुल जर्जर हालत में थी उन बसों का हमने इंपाउंड कर लिया है और जब तक इनकी खामियां दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक हम इन बसों को रिलीज़ नहीं करेंगे। इनका स्पीड गवर्नर ये नहीं लगवाते हैं तो गाड़ी ऑन रोड नहीं होगी। बच्चों के जीवन को लेकर किसी प्रकार का रिस्क नहीं लिया जा सकता। हरियाणा सरकार के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मंत्री जी के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनकी सख्ताई से पालना करवाई जाए, इसी चीज़ को लेकर हम पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ आज यमुनानगर में हैं। हाँ, स्कूल प्रिंसिपल रूम देखने में आया कि बहुत सी घटनाएं हरियाणा के अंदर कुछ स्कूलों में ऐसी हुई कि प्रिंसिपल रूम के अंदर बच्चों के साथ कुछ छेड़खानी या उनके साथ पोक्सो टाइप के केसेस हुए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की, जो सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को उसका लेटर आ चुका है कि किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो हरियाणा सरकार का स्कूल है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई टिंटेड ग्लास या ऐसा ग्लास जिसमें आर पार दिखाई ना दे, ऐसे ग्लास लगाने की परमिशन नहीं है। कोई पर्दा वगैरह उसके अंदर स्कूल प्रिंसिपल के रूम में नहीं होगा, इसकी गाइडलाइंस भी इनको दी गई है। साथ ही साथ एक बात सामने आई कि महिला प्रिंसिपल होती हैं तो जी उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, चाहे महिला प्रिंसिपल हैं चाहे वो पुरुष प्रिंसिपल हैं, ऐसी स्थिति सबके लिए है। उसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि महिला प्रिंसिपल अगर हैं तो उसके अंदर ग्लास जो आर पार दिखाई दे, ऐसा नहीं हो। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बहादुरगढ़ में अब तक करीब 2,50,00,000 रुपए का जुर्माना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वसूल कर चुका है और जुर्माना प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी विभागों, निजी संस्थाओं और फैक्ट्री पर लगाया जा चुका है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में ग्रैब की पाबंदियां लगने के बाद करीब 2,50,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल लिया है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर अजय कुमार ने ये कहा कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 41 फैक्ट्रियों को सील भी कर दिया गया है और इन फैक्ट्रियों में अवैध रूप से प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जा रहा था और इसके अलावा कपड़े डाई करने का काम भी हो रहा था। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इनमें से मेनली हैं जो डस्ट अलग अलग रिलेटेड से किए गए हैं। इसमें पहले नंबर आता है डस्ट का। डस्ट मेजर पोल्यूटेंट रहा है,
तो डस्ट के लिए सभी सरकारी जितने भी PWD NHAI रोड के डस्ट हो रही है उन सबको नोटिस भी दिया गया है, उनसे इंश्योर करवाया जा रहा है कि पानी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है लगातार। कल DC मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था, वाटर स्प्रिंकलिंग को 3 या 4 गुना बढ़ा दिया गया है कल से, और अभी AQI लेवल भी कम हुआ है। पिछले 2-3 दिन से लगातार AQI डाउनवर्ड साइड में नीचे मूव कर रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी सारी बंद है ग्रेफ 4 में, और इंश्योर किया जा रहा है कि वो सब बंद ही हैं, क्योंकि 8 टीमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर से, और वो ग्राउंड पे देख रही हैं लगातार कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। तो 5 करोड़ की लागत से बना कल्पना चावला चिल्ड्रन वाटर पार्क अधिकारियों की लापरवाही के चलते 2 वर्षों से भी ज्यादा समय के चलते धूल फांक रहा है। और इस वाटर पार्क में छोटे बच्चों को जहां तैराकी सिखाई जा सकती थी तो वहीं मनोरंजन भी किया जा सकता था। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ म्यूजिक फव्वारे भी लगे हुए हैं, लेकिन शुरू होने से पहले ही ये बंद हो चुका है। लोगों का ये कहना है कि करोड़ों रुपए लगाकर इसे बना तो दिया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से धूल फांक रहा है। आज ये पार्क जुआरियों और नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और बंदरों का भी अड्डा बना हुआ है। यहाँ आपको बच्चे तो झूला झूलते नजर ही नहीं आएंगे, लेकिन इन झूलों पर आपको कहीं ना कहीं बंदर बैठे हुए जरूर दिखाई देंगे। जरा देखिए क्या कुछ कहना है लोगों का। इस पार्क में तो अभी तक कोई सुविधा दिख नहीं रही है जी। सरकार ने तो लंबा चौड़ा बजट से पार्क तो बनवा दिया है, लेकिन लोकल कर्मचारियों के लापरवाही से मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, और अंदर थोड़ा गंदगी भी है, उसको भी साफ़ करना चाहिए। सभी बच्चों के लिए, सभी युवा के लिए खुलना चाहिए पार्क। क्या लगता है, ताले लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो ताले तो खुलना चाहिए जी। म्यूजिकल फव्वारा लगा हुआ है, 5 करोड़ की लागत आई है इसको बनाने में, तो उसका भी यूज होना चाहिए। लोकल कर्मचारी जितने हैं यहाँ पे उसको ध्यान देते हुए सरकार से मतलब सुझाव देना चाहिए कि पार्क को खुलवाएं और सभी लोग उसका फ़ायदा उठाएं। इसमें कोई सुविधा नहीं है जी, और अब तो बहुत खंडर बन के रह गया जी। बाहर ताले लगे पड़े हैं और कोई सफाई नहीं है, और इधर देखिए आप एक बार, बिल्कुल ही कोई सुविधा नहीं है जी। तो ये म्यूजिकल फव्वारे चलने शुरू हुए थे एक बार, स्टार्टिंग में जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद चले या नहीं चले अभी तक? नहीं, एक बार चले सर, मुड़ के नहीं चले, दोबारा चले ही नहीं है जी। पार्क में आए हैं आप, क्या सुविधाएं नजर आ रही हैं आपको यहाँ? कोई सुविधा नजर नहीं आ रही जी। इसमें तो कह रहे हैं इतने पैसे लग गए हैं, किसकी वजह से, किसके कारण से। यहाँ पे इंसान तो कोई दिखता नहीं है, बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं हमारे को, है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। इसके बारे में क्या कहा जाए। अब करनाल के कर्ण गेट बाजार में लक्ष्मी गारमेंट के दूसरी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने के चलते दुकान में रखे माल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 से 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि करनाल के कर्ण गेट मार्केट में लक्ष्मी गारमेंट की दुकान है, जिससे दूसरे फ्लोर पर आग लग जाती है। और बताया ये भी जा रहा है कि जब आग लगी तब दुकानदार काम कर रहे थे, क्योंकि सीजन का समय है और कपड़े का स्टॉक आया हुआ था, उसको सेट करने का काम किया जा रहा था। और तभी अचानक धुएं को उठते हुए देखा। देखते देखते आग बढ़ गई और आग इतनी बढ़ गई कि फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो अभी घर से मेरे को किसी का फ़ोन आया कि आपके मार्केट के अंदर ऐसे आग लगी है। तो मैं जैसे घर से निकला पहुंचा हूँ आग, तो मेरा काफ़ी कंट्रोल में इस समय मामला। धुआं है वहाँ पर, पानी से भी काफ़ी नुकसान हो गया, नुकसान तो हुआ ही है। अब क्या कारण रहा, क्या कारण रहा, मेरे को लगता है शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है यहाँ पर, कारण मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं ऊपर जाके अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी अभी जायज़ा लेके आए हैं, ये इन्होंने मेरे को दिखाई है वीडियो, ये जो डायल 11 वाले आए हुए थे, उन्होंने बताया कि ऊपर आग तो बुझ गई है, पर फिर भी थोड़ा एहतियात के तौर पर भी उनके पास फुटेज वगैरह। हाँ, फुटेज इन्होंने दिखाई है मेरे को, इन्होंने फुटेज बनाई है ऊपर जाके, 1-1.5 मिनट की फुटेज है इनके पास, दिखा रहे थे। धुआं तो अभी भी ऊपर है, पर अभी वेट कर रहे हैं, वेट करके देखते हैं क्या माहौल है। अगर माहौल ठीक होगा तो अभी फायर ब्रिगेड को ओके करके यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि थोड़ी देर वेट करके फायर ब्रिगेड वगैरह वेट कर रहे हैं। सभी हैं वैसे, प्रशासन ने ठीक काम किया, वेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। अभी हमारे 4 साल ऊपर गए थे, जायजा लेके आए हैं। नुकसान काफ़ी है, लेकिन कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। आग कंट्रोल है, वैसे धुआं है, और कर्मचारी पानी को छर कर रहे हैं। कितनी गाड़ी आई थी सर? कितनी गाड़ी आई थी? कम से कम 3-4 गाड़ी आई थी। तीसरी बड़ा ही जो फायर ब्रिगेड। कौन सा बाजार है, किन कारणों से आग लगी? ये कारणों का तो अभी जांच का विषय है, पता लगाएंगे उसके बारे में। ये अपना टाइगर चौक के पास, कर्ण गेट के पास ये दुकान है लक्ष्मी गारमेंट। तो नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान काफी।
उत्तर भारत में मौसम बदलते ही रातें सर्द हो रही हैं। हालांकि दिन में तो राहत है, लेकिन रात होते ही लोग ठिठुरने लग जाते हैं। हर साल की तरह यमुनानगर में भी रैन बसेरे तैयार किए जाते हैं ताकि जरूरतमंद इसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये रैन बसेरे अधिकारियों की नजर में तो चल रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इन रैन बसेरों में मोटे मोटे ताले लटके हुए हैं। जब हमने इसका रियलिटी चेक किया तो सच्चाई निकलकर सामने आई। वो नगर निगम के दावों की हवा जो है वो निकलती हुई दिखाई दी। यमुनानगर बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे पर ताला लटका हुआ मिला और कुछ देर बाद 2 कर्मचारी आए और ताला खोलने लगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और रैन बसेरे खोलकर तुरंत स्कूटी उठाकर दूसरे रैन बसेरे की तरफ बढ़े। जब हम यमुनानगर रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरे के पास पहुंचे तो वहां ताला खोलने के लिए दिखाई दिए। रैन बसेरे का ताला खोलकर मौके से भाग निकले। जी कहाँ रहते हैं आप? मैं तो पुराना मोड़ पे दौरा। तो यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या रैन बसेरे खुले नहीं है? ना जी, आन जाना जरूर का। तो रैन बसेरों में ताला लगा हुआ है? नहीं तो ताला तो नहीं हो, पता नहीं है जी मन। भाई साहब बाहर क्यों लेटे हो आप? यार कहाँ जाए अभी? रैन बसेरा नहीं है यहाँ पे? रैन बसेरा पहले बोला था उन्होंने। अच्छा। कि उधर लेट जाओ। वो बाद में बोला कि अभी सफाई होने वाला है इधर। ये तो बंद था। कब वो बंद ही होता है हर बार, वो ताला लगा होता है। तो आप कब से सो रहे हो यहाँ पे? इधर 2 दिन हो गए इधर। तो ठंड लगती है? ठंड तो लगती है महाराज इधर। तो खुलना चाहिए था, ये खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। रैन बसेरा किधर सो जाता कोई ना कोई आके। तो कोई फायदा नहीं है इसका? रैन बसेरे का क्या कोई फायदा नहीं है? रैन बसेरे का ऐसे बंद पड़ा है। रैन बसेरे उधर सही नहीं है, उधर सफाई नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए बने रही पीटीसी न्यूज के साथ।